अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहम है, ये लेक्चर सारा का सारा सुनिएगा। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा से आप मोहल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 ऑन फिंगर टिप्स। याद रखिएगा ये लॉ बहुत अहम है। इस लॉ के हवाले से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा और प्रैक्टिकली भी ये सवाल जो हैं इसमें से बहुत अहम है। ये वकला के लिए भी लेक्चर है और आम शहरियों के लिए भी लेक्चर है। अब याद रखिएगा कि जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट है ये कम इनटू फोर्स आया था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1890। उसके बाद गार्डियन लॉ जो है ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर द पर्सन एंड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब इसके लॉ के मतलब मैं आपको रेलेवेंट प्रोविजंस बताता हूँ कि कौन कौन सी रेलेवेंट प्रोविजंस जो है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट को डील करती हैं। याद रखिएगा ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, रेलेवेंट प्रोविजंस एंड लॉ। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 सेकंड नंबर पर है, चैप्टर 2 वॉल्यूम 2 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। तीसरे नंबर पर है सेक्शन 5 एंड 25 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। उसके बाद सेक्शन 3 एंड 4 मेजॉरिटी एक्ट 1875। उसके बाद ऑर्डर 5 CPC जो है ये समनिंग के मुतल्लिक है और उसके बाद ऑर्डर 32 CPC है। जो माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है या माइनर ने सूट फाइल करना हो तो हम रहनुमाई कहाँ से लेते हैं, ऑर्डर 32 CPC से। केस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, याद रखिएगा ये लॉ जो है ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है वार्ड की देखना है कोर्ट ने ये है कि वेलफेयर किस तरफ है। ये पार्टीज़ का राइट नहीं है। पार्टीज़ को नहीं देखा जाएगा कि पार्टीज़ का इंटरेस्ट क्या है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वार्ड का इंटरेस्ट किस तरफ है, कि माँ के पास है या बाप के पास है। जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि माइनर की वेलफेयर जो है ये इस पार्टी के पास है तो कोर्ट हमेशा गार्डियन उसको अपॉइंट करती है। यहाँ पर आप ये नोट रखिएगा कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज सुप्रीम लॉ। और जहाँ पर माइनर जो है वो खुश रहेगा, आगे हम वेलफेयर को मज़ीद आगे हिस्सों में डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना ही है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है। अब हम आपको बताने लगे हैं नेम है इस एक्ट का, द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और इन्फोर्समेंट याद रखिएगा इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1890 है। याद रखिएगा जो सेक्शन 4 है ये डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें डेफिनेशन माइनर की दी गई है, गार्डियन की दी गई है, वार्ड्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और कलेक्टर की। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन गार्डियन एंड कस्टडी ऑफ माइनर। याद रखिएगा where a person is responsible for the care and well-being of a minor and has the lawful authority to consent on behalf of a child under guardianship, the parents maintain parental rights of minor। और जो custody of minor है वो ये है where a person is responsible for the care and has the legal authority to consent on behalf of the child minor। अब याद रखिएगा गार्डियनशिप की कुछ काइंड्स भी हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी काइंड्स हैं। नेचुरल और लीगल गार्डियन। नेचुरल और लीगल गार्डियन में फादर आता है, इन एब्सेंस ऑफ फादर इज एग्जीक्यूटर और ग्रैंडफादर। उसके बाद टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन जो है ये है गार्डियन ऑफ अ माइनर अंडर विल। फादर एंड ग्रैंडफादर हैव द राइट टू अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्डियन। उसके बाद तीसरी किस्म आती है गार्डियन अपॉइंटिंग बाय कोर्ट। अब जो गार्डियन कोर्ट के जरिए अपॉइंटेड होता है उसके मतलब बात है कोर्ट हैज़ द पावर टू अपॉइंट गार्डियन ऑफ द माइनर इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल एंड टेस्टामेंट्री गार्डियन। फिर एक और किस्म आती है डिफेक्टो गार्डियन। याद रखिएगा जो खुद ही अपने आप को अज्यूम कर लेता है कि मैं गार्डियन हूँ वो डिफेक्टो गार्डियन है। अब डिफेक्टो गार्डियन के मतलब आपने ये लाइन ज़रूर कोट कर लेनी है, मीन्स अ गार्डियन हु नेदर अ लीगल गार्डियन और टेस्टामेंट्री बट हिमसेल्फ अज्यूम द कस्टडी एंड केयर ऑफ चाइल्ड।
अब हम आपको बताने लगे हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स पैरामाउंट कंसिडरेशन वाइल अपॉइंटिंग गार्डियन। याद रखिएगा, कोर्ट जो है सबसे पहले जो देखती है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर देखती है। उसके बाद कोर्ट्स जो हैं जब वेलफेयर ऑफ द माइनर देखेगी तो कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करते हुए देखती है। वो कौन से पॉइंट हैं, आइए चलते हैं स्टार्ट। विद द होम द माइनर विल बी हैप्पी, पहला पॉइंट ये कोर्ट देखेगी। सेकंड, हु इज रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर द वेल बीइंग ऑफ माइनर, तीसरा पॉइंट जो कोर्ट देखेगी, टू हुम विद माइनर वुड बी कंफर्टेबल। फोर, टू हुम रिलेटिव और फ्रेंड द माइनर वांट्स टू लिव। पांचवा पॉइंट, हु विल सप्लाई द क्लोजेस्ट पॉसिबल प्लेस ऑफ द लॉस्ट पेरेंट और पेरेंट्स। और छठा पॉइंट, द गार्डियन कोर्ट विल आल्सो कंसिडर अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 17 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। अब 17 में सेक्शन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 17 के मतलब कि जब भी कोर्ट जो है वो गार्डियन अपॉइंट करेगी तो कोर्ट मुंदरजा झैल चीज़ें देखेगी। आइए चलते हैं सेक्शन 17 पर। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया है ताकि आप नोट कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ द माइनर। सेकंड पॉइंट है एज ऑफ द माइनर। थर्ड पॉइंट है सेक्स ऑफ द माइनर। और फोर्थ पॉइंट है रिलीजन ऑफ द माइनर। 5 पॉइंट जो है वो है कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ प्रपोज गार्डियन। 6 नंबर पे है नियरनेस ऑफ किन टू द माइनर। और फिर 7 नंबर पर है विशेस ऑफ द डिसीज पेरेंट्स। और 8 नंबर पर है एनी एग्जिस्टिंग और प्रीवियस रिलेशनशिप ऑफ द प्रपोज गार्डियन विद द माइनर और प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर पर है प्रेफरेंस ऑफ माइनर। और 10th नंबर पर है द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट गार्डियन टू एनी पर्सन अगेंस्ट हिज विल। ये थे हमारे पास पॉइंट्स जो कोर्ट जो है गार्डियन अपॉइंट करते हुए मुदरजा झैल चीज़ें देखती है। देखिएगा जो सेक्शन 7 है वो है सेक्शन 7 अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी बाय कोर्ट है। लेकिन कौन कौन से ऐसी ग्राउंड्स हैं वो हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनकी वजह से गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। अब हमारे पास सवाल ये है कि कौन कौन सा शख्स है जो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हमारे पास इस बात का जवाब सेक्शन 8 पे है। वहाँ पर मुंदरजा झैल 4 पर्सन जो हैं वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर है द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग और claiming to be the guardian of the minor. Second, any relative or friend of the minor. Third number पर the collector of the district or other local areas within which the minor ordinarily resides or in which he has property. Fourth number पर है the collector having authority with respect to the class to which the minor belongs. याद रखिएगा माइनर के लिए अप्लाई के लिए जो भी गार्डियन बनना चाहता है वो कोई भी शख्स जो है वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताने लगे हैं जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन गार्डियन एप्लीकेशन। सेक्शन 9 इसको डील करता है। सेक्शन 9 मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा, आपने वो नोट कर लेना है, ये बहुत अहम सेक्शन है। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन if the application is with respect to guardianship of the person of the minor, it shall be made to the district having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside. अगर guardianship जो है of the person of minor के लिए है तो एप्लीकेशन कहाँ पर दी जाएगी, जहाँ पर माइनर जो है ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है। अब हमारे पास ये सवाल है कि ऑर्डिनरी रिजाइड जो है वो क्या होता है। इस पर एक ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, वो आप नोट कर लें, PLJ 2010 लाहौर पेज 17, जिसमें द ऑर्डिनरी रेजिडेंस को डिफाइन किया गया है। द ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज़ द वन विच जनरली हैज़ अ परमानेंट करेक्टर एंड मेक्स द रेजिडेंस अवेलेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो आती है, ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आपकी आसानी के लिए, गार्डियनशिप फॉर प्रॉपर्टी। If the application is with respect to guardianship of the property of the minor, it may be made either to district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside or to district court having jurisdiction
इन अ प्लेस वेयर ही हैज़ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के लिए, गार्डियनशिप के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है तो याद रखिएगा उसके लिए 2 फॉर्म हैं, जहाँ पर ऑर्डिनरीली माइनर जो है वो रिजाइड करता है या जहाँ पर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सेक्शन 9 में एक थर्ड क्लास भी है। इफ़ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज मेड टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट other than that having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside, the court may return the application if in his opinion the application would be disposed of more justly or criminally by any other district court having jurisdiction। ये था हमारे पास सेक्शन 9। इसमें हमने ये देखा कि कौन सी कोर्ट को जो है वो jurisdiction हासिल है कि फॉर द पर्सन ऑफ माइनर और फॉर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ दी जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी के लिए है तो हमने थर्ड क्लास में वो भी देखा कि अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है तो वो एप्लीकेशन जो है रिटर्न कर दी जाएगी। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पर। याद रखिएगा चैप्टर 2 जो है ये सेक्शन 6 से लेकर 19 तक है, डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। सेक्शन जो 12 है वो डील्स विद इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, और सेक्शन 17 जो है ये है इज़ अबाउट कंसिडरेशन बाय द कोर्ट वाइल अपॉइंटिंग गार्डियन, जो मैं आपको तफसीलन बता भी चुका हूँ। उसके बाद चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 जो है ये डील करता है ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियंस जर्नल। उसके बाद दिस चैप्टर डील्स विद द ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गार्डियन। उसके बाद सेक्शन 20 आता है इज़ अबाउट फिड्यूशियरी रिलेशंस ऑफ गार्डियन टू वार्ड। उसके बाद सेक्शन 25 जो है ये बहुत अहम सेक्शन है। अगर वार्ड को गार्डियन की कस्टडी से रिमूव किया जाता है तो याद रखिएगा गार्डियन कोर्ट के पास सेक्शन 100 के तहत पावर है, और वो पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो वार्ड रिमूव किया गया है उसको, जो छीन के लेके गया, जिसने रिमूव किया है, उससे लेकर जिसको कोर्ट ने गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया होता है तो उसको रिटर्न भी करवा सकती है। इसके मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। Section 25 is about title of guardian to custody of ward. It is most important section. Where a ward minor is removed from the custody of guardian, a guardian court has the power to take steps for custody, and for this purpose, the guardian court has exercised the powers of magistrate provided under section 100 CRPC। Section 25 जो ये बहुत अहम सेक्शन है, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको। Section 25 Title of guardian to custody of ward. If a ward leaves or is removed from the custody, दो चीज़ें यहाँ पर, leave or removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian, may make an order for his return, and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of the guardian. For the purpose of arresting the ward, the court may exercise the power conferred on a magistrate of the first class by section 100 of the Code of Criminal Procedure। आगे क्लास 3 इसकी। The residence of ward against the will of his guardian with the person who is not his guardian does not of itself terminate the guardianship। अगर कोई वार्ड जो है वो जिस गार्डियन जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसको लीव कर जाता है या रिमूव किया जाता है तो गार्डियन कोर्ट के पास सेक्शन 100 के तहत पावर है कि वो वार्ड को रिटर्न कर दे। ये था हमारा सेक्शन 25। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम आपको बताने लगे हैं कि जो गार्डियन अपॉइंट होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सेक्शन 24 जो है ड्यूटीज़ ऑफ द गार्डियंस ऑफ पर्सन को डील करता है, और इसमें ये लिखा गया है कि जो शख्स भी गार्डियन अपॉइंट होता है ऑफ पर्सन, उसकी ज़िम्मे है उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, इस तरह की चीज़ें। और जो गार्डियन अपॉइंट होता है ड्यूटीज़ ऑफ द गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, वो उसकी प्रॉपर्टी की ऐसी हिफाजत करेगा कि जैसे कोई आम इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है। उसके बाद याद रखिएगा सेक्शन जो 28 से लेकर 27 तक हैं वो डील्स विद ड्यूटीज़, लिमिटेशन, लायबिलिटीज़ एंड ओब्लिगेशन ऑफ द गार्डियंस ऑफ द प्रॉपर्टी को डील करता है। और उसके बाद जो सेक्शन 38 से लेकर 42 तक है ये डील्स विद टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप, रिमूवल ऑफ गार्डियन, डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन,
secession of authority of guardian and appointment of successor to guardian dead or removed। उसके बाद चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 जो है ये सेक्शन 43 से लेकर 49 तक है, जो कि डील्स विद सप्लीमेंटल प्रोविजंस, अपील्स, फाइनलिटी ऑर्डर्स एंड कॉस्ट। अब हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। याद रखिएगा इसको डील करता है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 2। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 2 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड परफॉर्मेंस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, applications, guardian certificate, submission of surety bond for guardian certificate। एक मिनट, अब हम आपको बताने लगे हैं प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। याद रखिएगा इसको डील करता है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 2। अब उसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। Chapter 2 High Court Rules and Orders Volume 2 provides complete procedure of filing of an application, documents and performance for institution of appointment of guardian applications, guardian certificates, submission of surety bond for getting guardian certificate, statement relating to property of minor of annual income and expenditures, statement of accounts एंड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आप टॉपिक जो चाहते हो कि उस पर हम लेक्चर दें तो हम इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर देंगे। आज मुझे इजाज़त दें।